ऑफ नेशन में आज का चेहरा है शिक्षा को अपना जीवन समर्पित करने वाले फिजिक्स के स्कॉलर नीरज कुमार। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उन्हें और उनके आइडियाज को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम नीरज कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री नंद किशोर पांडे है। वो एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में कार्यरत हैं। मेरी माताजी बनियापुर में एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं, जिनका नाम ज्ञानती पांडे है। मेरा घर हेमनगर कॉलोनी छपरा में ही है, लेकिन मेरा पैतृक गांव हरपुर कड़ा है, जो बनियापुर थाने में होता है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि शिक्षा का आप क्या महत्व समझते हैं, मानते हैं? शिक्षा अपने आप में एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। मनुष्य को मनुष्य बनाने का मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकली तो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें नेचुरल फिनोमेना होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं या जो भी चीजें होती हैं, इस नेचर को समझने के लिए आपको अंदर से स्पिरिचुअली या मेंटली जो है हमेशा अपने आप को फुलफिल करना होता है। तो आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं अपने सराउंडिंग से, ये आपको एजुकेशन ही बताता है, शिक्षा ही बताती है। आप जितना ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और शिक्षा का यही अर्थ होता है, उसका यही होता है। तो जब भी किसी इंसान से बातचीत के जीवन में उसके बचपन का एक बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तो अपने बचपने के बारे में। मेरा बचपना या बचपन वाली ज़िंदगी वैसी ही थी जैसे आमतौर पे 80s और 90s में बच्चों का होता है। गांव में शुरू में क्लास 3 तक पढ़ाई हुई, फिर पेरेंट्स ने सोचा कि नहीं, अगर अच्छी तरह से शिक्षा देनी है बच्चे को तो शहर लाते हैं। फिर क्लास 3 ऑनवर्ड्स छपरा में मेरी पढ़ाई हुई है, और दादी एजुकेशन मिनिस्टर रही बहुत दिनों तक। बनियापुर विधानसभा जो है वहाँ की विधायक रही, तो घर में बहुत लोगों का आना जाना शुरू से रहा, एक पॉलिटिकल वातावरण भी रहा। लेकिन पिताजी क्लर्क थे और हर सैटरडे को वो मुजफ्फरपुर से छपरा आते थे, संडे को रहते और मंडे को चले जाते। तो हमेशा एक आम आदमी की ज़िंदगी को, अपने फादर की ज़िंदगी को मैंने देखा, और हमेशा लगा कि नहीं, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना है। ऐसे इंस्पिरेशनल लोग फैमिली में पहले से ही थे। तो पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से हुई, 10th मैंने यहीं से पास आउट किया। अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताइए। मूलतः मेरा स्कूल लाइफ सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बीता हुआ है, जो शहर का एक रेप्यूटेड स्कूल है। 10th मैंने वहीं से पास आउट किया। वहाँ पर अभी भी आप वहाँ देखेंगे तो फर्स्ट स्कूल टॉपर का जो खिताब है वो मुझे ही दिया गया था। और सिर्फ सेंट्रल पब्लिक स्कूल को मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैंने वहाँ किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे नए रूपों में भी मुझसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। वहाँ कल्चरल इवेंट्स हुआ करते थे, डिबेट कंपटीशन हुआ करता था, बहुत सारे नाटकों का मंचन हुआ करता था, या बाहर भी स्कूल को रिप्रेजेंट करना होता था। तो मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि मैं जाता था उसमें, और पढ़ाई के साथ इन सब चीज़ों में भी जो भी थोड़ी बहुत गुणवत्ता हासिल हुई है, उसमें उस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। तो लाइफ वैसे ही बीता, पढ़ाई लिखाई भी होती रही। लाइफ में कोई ऐसी घटना जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो ऐसा लगता है कि बता देना चाहिए? वैसी तो बहुत सारी बातें हैं स्कूल लाइफ की। हम लोगों का जो क्लास 10th का जो बैच हुआ करता था, उस बैच में ऑलमोस्ट जो है 11 स्टूडेंट हुआ करते थे। और 11 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट हुआ करता था जो सेंट्रल पब्लिक स्कूल, जो हमारे वहाँ डायरेक्टर सर हरेंद्र सर हैं, उनका लड़का जो विकास है वो था, और शहर के ही और बहुत सारे बच्चे थे। तो
तो स्कूल में जब भी कोई टीचर आते थे तो सबसे पहले हम ही लोगों के क्लास में भेजा जाता था कि भाई चेक कीजिए ये टीचर ठीक है या अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो अक्सर मुझे याद आता है कि हम लोग जब किसी टीचर का कंप्लेन लेकर स्कूल ऑफिस में जाया करते थे, तो अभी स्कूल संचालित कर रहे विकास वो सबसे पीछे रहता था। उसकी मजबूरी ये थी कि डायरेक्टर सर जो थे उसके पिताजी थे और स्कूल का कंप्लेन वो कैसे करे, और हम लोग उसको टांग कर ज़बरदस्ती आगे किया करते थे कि सबसे पहले तुम ही बताओ। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई। स्टेज प्रोग्राम की बात करें, एज ए अनाउंसर जब भी प्रोग्राम होता था तो मुझे बुलाया जाता था और मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि स्कूल उस समय चूँकि एक बचपना थी, स्कूल के लोग मुझे पहले नहीं बताते थे कि तुमको मंच संभालना है और एकाएक बोलते थे कि नीरज अब जाओ तुमको मंच संभालना है। तो उस समय हमेशा मैं गुस्सा में रहता था कि अजीब ये लोग करते हैं। लेकिन आज जो है याद आता है और मुझे लगता है कि वो एकाएक उनका कहना, उनका एक प्रयास था कि मेरा जो है वो माइंड जो है IQ मेरा डेवलप हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमेशा मुझे याद आती हैं। हर आम छात्र जो होता है उसके जीवन में एक कठिन घड़ी आती है। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो सबसे कठिन निर्णय लेने का समय आता है कि आखिर करे क्या, लाइफ को आगे बढ़ाना है तो कैरियर के रूप में क्या ऑप्ट करें। तो आपने टीचिंग को कैरियर के रूप में ऑप्ट किया, ऐसा क्या? एक अनोखा अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगा। जब मैं पटना में था और मैं जब पढ़ाता था तो लोग पूछते थे क्या करते हो। मैं बोलता था मैं पढ़ाता हूँ, 11th-12th पढ़ाता हूँ, जी पढ़ाता हूँ, नीट के लिए तैयारी कराता हूँ। लोग बोलते थे वो तो ठीक है लेकिन तुम करते क्या हो। फिर मैं बोलता हूँ मैं पढ़ाता, वो तो ठीक है तुम पढ़ाते हो लेकिन करते क्या हो। लोग ये समझते हैं कि ये तो साइड वाइज है और ये जरूर इसको कुछ और करना है, ये साइड में पढ़ा रहा है। इसको मेन कोर्स में लोग समझते ही नहीं टीचिंग को। और दुख की बात है कि इस देश में जब किसी को कुछ नहीं करना होता है तो या तो लीडर बन जाता है नहीं तो टीचर बन जाता है। परेशानी यहाँ से शुरू होती है। जब जीवन में कुछ नहीं किया तो फिर पढ़ाने चल देते हैं या फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। और यही दो मूलभूत चीज़ें हैं जिससे भारत के भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। तो लोग पूछते थे और मुझे कहना पड़ता था कि नहीं मुझे यही करना है। जब मैंने इंस्टीट्यूट यहाँ पे सेटअप भी किया तो शुरू में ये भी बात होती है कि कुछ नहीं कर पाया तो फिर ठीक है इसने खोल लिया, पढ़ा रहा है इंस्टीट्यूट इसने सेटअप कर लिया। तो ये प्रॉब्लम शुरू में आती है। लेकिन मैंने टीचिंग को इसलिए चुना क्योंकि मुझे ये लगता है कि इससे बेहतर कोई प्रोफेशन ही नहीं है। औरंगजेब की कहानी आपको याद होगी, जब उसने शाहजहां अपने पिता को जेल में डाला और शाहजहां से पूछा कि भाई बताओ तुम क्या करना चाहते हो। शाहजहां ने कहा था कि मुझे खाने के लिए चने और पढ़ाने के लिए बच्चे दे दीजिए। तो औरंगजेब ने कहा कि बुढ़े की बात सही चली गई लेकिन बादशाहियत नहीं गई। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे लेकिन हो सकता है वो आपके क्लासरूम से गुजरे हों। देश का PM हो, जिले का DM हो, राज्य का CM हो, क्लासरूम से होकर ही गुजरा होगा। तो वो एक ऐसी क्लासरूम चीज़ होती है जहाँ से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, वही ओरिजिन होता है। अगर सोसाइटी को अच्छा करना है तो क्लासरूम पे हम लोगों को जोर देना होगा, जो नहीं दिया जा रहा। मुझे लगा कि इसीलिए मुझे इस प्रोफेशन में आना चाहिए और मैंने ज्वाइन किया। ओल्ड एजुकेशन सिस्टम और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप क्या अंतर पाते हैं अगर आप एक शिक्षक की नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करें, जो आप बिल्कुल ओल्ड एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो उस समय गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी और लोग ज्ञानार्जन के लिए जो गुरुकुल हुआ करता था वहाँ चले जाते थे और ज्ञान अर्जित करते थे। जीवन के जो मूलभूत तथ्य या मूलभूत आधारभूत जो संरचना होती थी उसको समझते थे। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि उस समय ज्ञान अर्जन होता था संस्कार के लिए और आज मॉडर्न लाइफ में ज्ञान अर्जन होता है कार के लिए। तो वहाँ मामला संस्कार का था, यहाँ कार का है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को कंप्लीट करने के लिए पहले एजुकेशन दिया जाता था, आज भी वो एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन आज के समय में सब कुछ इकोनॉमिकली इतना जुड़ गया है। मैं दोष इसमें किसी का नहीं दूंगा, सबकी अपनी मजबूरी है कि हर चीज़ हम लोग चाहते हैं कि कितना जल्दी अर्जित कर लें
और मुझे वो दीवार फिल्म का डायलॉग याद आता है कि नहीं, वो पूछता है कि भाई मेरे पास बैंक बैलेंस है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है? तो हम लोग बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी अर्जित करने लगे हैं, लेकिन माँ को भूलने लगे हैं। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कल में और आज में। लेकिन आज कई चीज़ें और जुड़ी हैं और कई मायनों में हम पहले से बहुत डेवलप भी हुए हैं। विज्ञान की बात अगर की जाए तो हर दिन क्यों और कैसे लोग पूछने लगे हैं। वो छोटे बच्चे से लेकर प्रौढ़ व्यक्ति तक चीज़ों को बिल्कुल जेन्युइनली समझने का प्रयास करते रहे हैं। तो मेरा विश्वास है आने वाले समय में मानव संस्कृति फिर से एक बार उत्थान के रूप में अग्रसित होगी। आप फिजिक्स के टीचर हैं, आमतौर पे स्टूडेंट्स में माना जाता है कि फिजिक्स एक टफ विषय है, बहुत ही कठिन है, सूत्र होते हैं या बहुत सारे थ्योरम्स हैं समझ में नहीं आते हैं। और IIT जैसे एग्जामिनेशन में भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। कॉलेज लाइफ में आपने फिजिक्स को ही क्यों चुना? देखिए, थोड़ी सी बात मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा। 2006 में मैं ले जाना चाहूँगा। उस समय कांग्रेस मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस समय एक डिसीज़न आया कि आपको IIT 2 बार ही देना है। हम लोग IITs की तैयारी करने के लिए पटना गए हुए थे और हम लोगों का उस समय स्क्रीनिंग निकलता था, मेंस नहीं निकल पाता था। तब तक हम लोग तैयारी कर ही रहे थे और अच्छी तैयारी थी। तब तक कि गवर्नमेंट का डिसीज़न आ गया कि 2 बार ही आपको IIT आप दे सकते हैं और हम लोगों का चांस वो समाप्त हो चुका था। तो एक ऐसा पड़ाव आ गया जिसमें हम लोग एकाएक समझ नहीं पा रहे थे हम लोग क्या करें। कोई बोल रहा था कि आप लिखते अच्छा हैं, बोलते अच्छा हैं, जर्नलिज्म की ओर चले जाइए। कुछ लोग बोल रहे थे आप एक्टिंग की ओर चले जाइए। कुछ लोगों का कहना था तुम IAS की तैयारी करो। लेकिन रूम में बैठे बैठे जब उन सारे बुक्स और उन सारी कॉपीज़ को जो मैं देखता था, जिसको रातों रात कितने सारे प्रॉब्लम्स, कितने सारे थ्योरीज को मैंने याद किया था, प्रॉब्लम्स को बनाया था, तो लगता था कि ये सारा बेकार चला जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, उस समय हम लोग आनंद कुमार जो अभी सुपर 30 के संचालक हैं वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो लगा कि ये टीचर के प्रति जो मेरे मन में रेस्पेक्ट है, ऐसा ही रेस्पेक्ट अगर लोगों के मन में हम लोग उत्पन्न कर पाएँ तो इससे तो अच्छा और कोई प्रोफेशन ही नहीं है। तो इसीलिए लगा कि नहीं, हम लोगों को टीचर बनना चाहिए। और शुरू से ही गप्पू स्वभाव रहा है, खूब गप करना, बातचीत करना। तो इस तरह भी लगा कि कम से कम 50 लोग 100 लोग बैठ के सुनेंगे और मैं बोलूँगा, तो इससे अच्छा बेहतर प्रोफेशन और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने टीचिंग को अडॉप्ट कर लिया। फिज़िक्स से शुरू से मेरा लगाव रहा, क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसी चीज़ है जो नेचर में है। भारत मूलतः प्रकृति प्रेमी राष्ट्र रहा है। हम लोग नेचर को बड़ा ही लाइक करते हैं और इसी नेचर को समझना है तो ये टफ नहीं है, आसान है। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं और प्रकृति की फुसफुसाहट को समझते हैं तो थ्योरीज अपने आप याद हो जाती हैं। और ये टफ है नहीं, दरअसल इसको टफ बना दिया गया है, क्योंकि चीज़ों को हम लोग जल्दी सोचते नहीं हैं और उस पर जोर नहीं देते कि थॉट लेवल हमारा बढ़े। डॉक्टर HC वर्मा सर को अभी सम्मानित किया गया है, आपको पता ही होगा। तो एक ऐसी बुक उन्होंने लिख दी जिसको मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया को ही नहीं, एशिया महादेश को उन्होंने फिजिक्स सिखा दिया। तो एक अच्छी सी बुक थी जिसको प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ था और फिजिक्स से लगाव बढ़ गया था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर टीचर बनना है तो फिजिक्स टीचर ही हम लोग बनते हैं। फिजिक्स बिल्कुल कठिन नहीं है। दरअसल होता क्या है कि मीडिया में भी आता रहता है। IIT का एग्ज़ाम हो, अगले दिन ही आ जाएगा कि फिजिक्स के पेपर ने किया परेशान। तो लोग समझते हैं कि नहीं, फिजिक्स बहुत टफ है। आपको ये बता दें, आरक्षण फिल्म आपने देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन जो क्वेश्चन बोर्ड पे बनाते हैं वो HC वर्मा सर का क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री भी इस बात को समझती है कि अगर सब्जेक्ट में मुझे चुनना है तो मैं फिजिक्स को चुनूंगा। मैं हूं ना फिल्म आपने देखी होगी, उसमें जायद खान की जब एंट्री होती है तो हाथ में HC वर्मा सर की बुक है। 3 इडियट्स में जब स्टूडेंट को बोलना होता है तो बोलता है, हे नाग देवता फिजिक्स ठीक करा देना, मैं रोज दूध चढ़ाऊंगा। तो एक आम धारणा सी बन गई है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर बिल्कुल गहराई से चीज़ों को समझने का प्रयास करें, वो किताबी चीज़ नहीं, सुबह उठने से रात के सोने तक अगर हाउ एंड वाई पर ध्यान दें तो फिजिक्स अपने आप आसान होता जाता है। एक टीचर के नाते अगर आपसे पूछे तो फिजिक्स का कौन सा हिस्सा सबसे टफ होता है स्टूडेंट्स को समझाना?
स्टूडेंट्स को समझाने की दृष्टि से फिजिक्स का कौन सा ऐसा सब्जेक्ट? नहीं, इसमें देखिए हुआ क्या कि जब मुझे पढ़ाना था उसके बाद मैंने 4 साल और पढ़ाई की हुई। बहुत सारे फिजिक्स टीचर्स से मैंने पढ़ाई की, लेकिन डॉक्टर संतोष कुमार मेरे सबसे करीबी गुरुदेव रहे और फिजिक्स से लगा उन्हीं के कारण हुआ। वो डॉक्टर एस सी वर्मा सर के स्टूडेंट रहे हैं। तो वो जब मैं पढ़ता था तो लगता था कि मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है, खासकर रोटेशनल है, SHM है, ये सबसे टफेस्ट माना जाता है। तो मैंने उसको और तैयारी की कि उसको कैसे पढ़ाना है। तो इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं तो वो टफ नहीं लगता, लेकिन आम धारणा है कि ये चैप्टर्स जो हैं वो टफ होते हैं। मैं तो फिजिक्स को की पूरी थ्योरीज को रामायण और महाभारत की कहानियों से मैंने जोड़ दिया है ताकि वो आसान लगे। तो ठीक से पढ़ने पर टफ नहीं होता, लेकिन मूलतः ये माना जाता है कि मैकेनिक्स का जो बाद वाला पोर्शन है वो थोड़ा टफ है। हर आदमी के जीवन में खुशियों का भी पल आता है और दुख का भी पल आता है। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपके जीवन में वो कठिन समय क्या था और कैसे आपने उसको फेस किया, और खुशियों का पल कौन सा है जिसको आप पूछे? तो बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन मैं इसको पूरी ईमानदारी से बताता हूँ और इसको आप इस पार्ट को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा अपने जो भी आपके दर्शक हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, कोई भी यंगस्टर जब वो काम करता है और उसको सफलता मिलती है तो उसके साथ कई घटनाएं होती हैं और ये सबके साथ हुआ है। मैं वो आप कोई भी कहानी, मैं ये मानता हूँ कि हर एक कहानी इंस्पिरेशनल होती है, सीखने लायक होती है, लेकिन लोग उसको देखना तब पसंद करते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। हर एक स्टोरी जो है एक ही टाइप की होती है। तो इंस्पायर हो गया आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम शायद इंस्पिरेशन? नहीं, बिल्कुल। वहाँ कल इंस्पिरेशन क्लासेस था, इम्पेरियल है। तो ये जो संघर्ष की कहानी है, मैं बताऊँ 2009 में हम लोगों ने जब इंस्टीट्यूट सेटअप किया, उस समय कई प्रश्न लोगों की तरफ से आते थे कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में, और अंदर में गुस्सा था कि नहीं, अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे दिखाना है कि मैं इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और छपरा के शहर को, इस शहर को जहाँ मेरा बचपन गुजरा हुआ है, इसको मैं एक नए आयाम पर ले जा रहा हूँ। तो एक जिद था, उसमें मैंने काम शुरू किया और अच्छी सफलता मिली। IIT 44 रैंक हम लोगों ने दिया, कई मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स गए, सफलता मिली। तो ये सबसे खुशनुमा पहल था। वो मुझे आज भी दिन याद है जब सिट्टू कुमार गुप्ता, गांधी चौक के पास का रहने वाला लड़का, जब सुबह में 7 बजे मुझे फ़ोन किया और बोला कि मुझे सर IIT 44 रैंक आया हुआ है। तो मैं सो रहा था और मुझे लगा कि 44 नहीं आया होगा, मैंने सुनने में कोई गलती कर दी। मुझे लगता था कि उसका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन 44 आएगा ये मुझे पता नहीं था कि छपरा की धरती 44 रैंक इतनी जल्दी दे देगी। पूरे बिहार में वो रैंक नहीं था। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने पूछा कि क्या रैंक आया है सिट्टू? उसने कहा कि 44 रैंक आया हुआ है। मैंने कहा 44 तो हाँ सर 44। इसके बाद मैं बताऊं, अभी विनीत दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, अभी भेंट हुआ तो वो मुझसे बोल रहे थे कि सर जब 44 रैंक आया था और पहला कॉल प्रभात खबर के ऑफिस में अगर किसने रिसीव किया था तो वो मैं था। तो मैं बताऊं, मीडिया को समझाने में टाइम लग गया कि नहीं, ये रिजल्ट मेरा ही है। तो एक वो वक्त था जब हम लोगों को लगता था कि IIT छपरा के किसी बच्चे नहीं, मैंने कंप्लीट किया हुआ है। लोगों के सामने प्रूफ हम लोग कर पाए कि नहीं, हम लोग यहाँ से रिजल्ट दे रहे हैं और हम लोग अपना प्रोफेशन जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप पहली बार सफल होते हैं और उम्र कम होती है, तो फिर आप अपने आप को बिल गेट्स समझने लगते हैं, अमिताभ बच्चन समझने लगते हैं। आपको ये लगने लगता है कि जीवन में जो काम कर रहे हैं सब सही है और जो कह रहे हैं वो भी सब सही है। तो मुझे ये लगा कि मैंने जैसे जिस रेशियो से मैंने सफलता पाई है, अगर इसी रेशियो से बढ़ता रहा तो तुरंत जो है मैं इंडिया फेमस हो जाऊंगा या फिर मैं बहुत पैसे कमा लूँगा। ये चीज़ें दिमाग में घर करने लगी। मैं युवाओं को बताऊं, आप हमेशा काम के साथ स्टिक कीजिए, फैक्टोरियल रहिए, ये लाइफ में आएंगी। जैसे सफलता मिलेगी कई लोग आपको घेरेंगे जो अपने स्वार्थ के लिए आपकी बड़ाई करेंगे, आपसे जुड़ेंगे और आपको भी लगेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है। इस तरह मेरे भी लाइफ में कई गलत लोग आए जिसके साथ मैंने जो है मेरा कनेक्शन हुआ। उन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया और इंस्टीट्यूट भी बीच में डिरेल्ड हुआ।
फैमिली की भी बोलते थे तो फैमिली के लोगों की भी मैं बात नहीं मानता था, पैसे का वैल्यू मैं नहीं समझता था। तो 3-4 साल फिर बीच में वो मुश्किल भरा दौर रहा। तो मेरा यही कहना है कि हमेशा अपने ओरिजिन को याद कीजिए। 3-4 साल के बाद मुझे ये लगा कि मैं उस ओरिजिन को भूल गया हूँ। पिताजी क्लर्क थे और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, मैं भी बहुत मेहनत करके यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन को मैंने डेवलप किया हुआ है वो चीज़ मैं भूलने लगा हूँ। 3-4 साल के बाद फिर मुझे होश आया, फिर मैंने अपने आप को संभाला और फिर आज इंपीरियल पब्लिक स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ। वो संघर्ष, लोगों की दुआएं और जो हमारे लोग हैं उनका आशीर्वाद। जो नए लोग हैं जो टीचिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या जो युवा वर्ग इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश? तो 2 संदेश दूंगा। पहला तो अपना जो आप लक्ष्य आप सेलेक्ट करें, उसमें लोग गड़बड़ कर देते हैं। मैं कई विद्यार्थियों से पूछता हूँ तुम क्या बनना चाहते हो? IAS बनना चाहता हूँ। क्यों का उसके पास कोई सटीक जवाब नहीं होता। वो कहता है मेरे गांव में कोई IAS नहीं है। कोई कहता है कि नहीं IAS बनने में बड़ा रेस्पेक्ट है। तो सटीक जवाब नहीं मिलता कि आप अपने लक्ष्य को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य वही क्यों है। मैं इस बात को रिमाइंड करूँगा कि आप किस प्रोफेशन को अपना लक्ष्य चुनें। इसके लिए आप हमेशा दिमाग में रखिए कि वो काम जिसको आप बिना पैसे के पूरी लगन के साथ कर सकते हैं, जिसमें पैसा भी अगर नहीं आए, आपको कोई सम्मान भी नहीं मिले, आपकी लोग वाहवाही भी नहीं करें, फिर भी पूरी लगन से अगर आप जो काम करने में आपको मन लगता हो, आपका रोम रोम खिल उठता हो, अगर उस काम को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो वो प्रोफेशन जैसे ही आप अडॉप्ट करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति आपकी अवश्य होगी और आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। लेकिन बस थोड़ा सा मैं कंक्लूड करूंगा, कभी भी लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं है। हमेशा इस बात को ये नहीं समझे कि मैं IAS बन जाऊंगा ना तो बस हो गया, इंद्र भगवान का सिंहासन मिल जाएगा, अप्सराएं नाचने लगेंगी और भगवान शंकर मेरी रक्षा करने लगेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। हमेशा चुनौतियां रहती हैं। लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यात्रा इंपॉर्टेंट है, जिस यात्रा से आप उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। प्रत्येक क्षण का आनंद लें, प्रत्येक क्षण से सीखें, प्रत्येक क्षण संघर्ष भी करें और लक्ष्य जब प्राप्त हो तो उसको एक मील का पत्थर मानकर फिर आगे बढ़ते चले।